हाँ, अभी ये वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसी अपने मैं लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। तो हम आपसे बात कर रहे थे हीगल के बारे में कि हीगल ने सिविल सोसाइटी और स्टेट, इन दोनों का उसने एक संबंध बताने का प्रयास किया है जब वो राज्य की व्याख्या करता है। तो मार्क्यूस ने भी इसी बात को उठाया है कि अगर हमें हीगल के दर्शन को समझना, उसके महत्व को समझना है और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, तो ये ज़रूरी है कि किस प्रकार से राज्य और नागरिक समाज एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। और वो ये कहता है कि एक पूंजीवादी समाज में, जैसे हमने बताया था कि नागरिक समाज राज्य के ऊपर छाता चला जा रहा है, आच्छादित होता चला जा रहा है, क्योंकि जो नागरिक समाज है उसमें वो मार्केट का भी रोल देख रहा है, हर्बर्ट मार्क्यूस, उसमें वो बाजार का रोल देख रहा है, प्रतिस्पर्धी कम्पिटिटिव सोसाइटी का रोल देख रहा है, उसके जो संगठन है, एसोसिएशंस हैं, उसका भी रोल कहता है वो इसी में ही है, नागरिक समाज में। तो इसलिए कहता है कि जब इस नागरिक समाज में इस खुले समाज का प्रभुत्व बढ़ने लगेगा, बाजार व्यवस्था का प्रभुत्व बढ़ने लगेगा, तो इससे राज्य पर एक प्रकार से अंकुश लग जाएगा, और राज्य पर अंकुश लग ही रहा है। अर्थात ये जो बाजार की जो व्यवस्था है और जो प्रतिस्पर्धा उसमें, उसके वजह से राज्य को आज उसने आच्छादित कर लिया, राज्य अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। तो कहता है कि पूंजीवादी समाजों में एक प्रकार से नागरिक समाज ने अपना एक नकारात्मक उसकी भूमिका देखने को सामने मिलती है। उसी प्रकार से वो ये कहता है, ये मार्क्यूस कहता है कि साम्यवादी समाजों में भी, जहाँ पर राज्य की भूमिका को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, वहाँ पर एक प्रकार से राज्य ने अपनी भूमिका से आगे बढ़ते हुए नागरिक समाज के संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। अर्थात नागरिक समाज, जो राज्य है, वो राज्य इस प्रकार से काम करने लगा है कि सारा जैसे टोटल कंट्रोल जो है, जैसे वो अगर हम सोवियत समाज को देखते हैं, जैसे मार्क्यूस ने इसका विवरण दिया है, जो सोवियत समाज था, सोवियत गवर्नमेंट थी, सोवियत सोसाइटी थी, वहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम था, और उस कम्युनिस्ट सिस्टम में व्यवस्था ये थी कि वो टोटल कंट्रोल, जिसे हम कहते हैं सर्वाधिकारवादी व्यवस्था पर आधारित था, और इस वजह से उस राज्य ने, साम्यवादी राज्य ने पूरी व्यवस्था को अपने चंगुल में जकड़ लिया था। तो मार्क्यूस ये कहता है कि इस प्रकार से अगर हम नागरिक समाज को देखें या राज्य की भूमिका को देखें, पूंजीवादी समाज में और साम्यवादी समाजों में, हमें दोनों की भूमिका बड़ी नकारात्मक दिखती है, क्योंकि नागरिक स्वतंत्रताएं इससे सबसे ज़्यादा बाधित हो रही हैं। अगर नागरिक समाज में इस तरह से अगर वो भूमिका करने लगेगा कि पूरे राज्य को ही जकड़ लिया, और मार्क्यूस कहता है राज्य की तो भूमिका होती है कि राज्यों की व्यक्तियों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य करना, व्यक्तियों के अधिकार सुनिश्चित रहे, व्यक्तियों का जीवन सुनिश्चित रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन वो ये कहता है, मार्क्यूस कहता है, तो ना तो नागरिक समाज में और ना ही साम्यवादी राज्य में, ना पूंजीवादी राज्य में और ना ही साम्यवादी राज्य में व्यक्तियों का जीवन, उनकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रह जाती है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोगों की स्वतंत्रताएं, उनका अपना जीवन दोनों बंधनों में बंध चुका है ये। इसलिए वो कहता है कि इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है, और नागरिक समाज को अपनी भूमिका, उसको कहता है कि नागरिक समाज को अपनी सही भूमिका पहचानना चाहिए, और उसी तरह से राज्य की भी अपनी सही भूमिका होनी चाहिए। दोनों को अपने अपने स्थान पर रहकर एक सकारात्मक कार्य करना चाहिए। लेकिन वो कहता है ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन वो कह रहा है, देखिए, वो हो ये नहीं सकता, ये हो नहीं पाएगा। और क्यों नहीं हो पाएगा, उसके लिए वो कहता है कि जो आधुनिक समाज है, ये जो 20वीं शताब्दी का जो समाज है, इस समाज में, जैसे हमने शुरू में बताया था कि वो आधुनिक औद्योगिक राज्य है, वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट है, और मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट में टेक्नोलॉजी और साइंस का प्रभुत्व होता है। और कहता है कि ये आज का जो आधुनिक, अर्थात जो 20वीं शताब्दी का जो ये राज्य है, चाहे वो साम्यवादी राज्य हो, चाहे वो पूंजीवादी राज्य हो, वहाँ दोनों प्रकार के राज्यों में पहली पहचान क्या हो गई है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, प्रौद्योगिकी विकास को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अर्थात साइंस को डेवलपमेंट, जो जितना भी विकास का कार्यक्रम है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है। और इस तरह से जोड़ दिया गया है कि कहता है कि आज वो राज्य केवल एक भाषा जानते हैं, चाहे वो साम्यवादी राज्य हो, चाहे पूंजीवादी राज्य हो, ऐसे राज्य केवल और केवल एक ही भाषा जानते हैं, एंड द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसलिए कहता है कि सब कुछ ऐसे समाजों में
जो कहता है कि जो कुछ है वो सब टेक्नोलॉजिकल रिलेशंस स्थापित हो रहे हैं, अर्थात प्रौद्योगिकी के आधार पर संबंधों का निर्धारण हो रहा है। कहता है ऐसे समाज में जहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है, तो कहता है दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में, चाहे वो पूंजीवादी व्यवस्था हो, चाहे वो साम्यवादी व्यवस्था, दोनों समाजों में अब यथास्थितिवाद की को बचाए रखने की अब ये नई प्रवृत्ति जागृत हो गई है। यथास्थितिवाद को बनाए रखना दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का उद्देश्य हो गया है। टू मेंटेन द status quo is the prime objective of both type of systems, whether it is a communist system or it is the capitalist system. Both systems are interested only and only in the maintenance of the status quo. और किस चीज़ का स्टेटस को? कहता है स्टेटस को टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए, डोमिनेशन बढ़ना चाहिए, अर्थात टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन है, कहते हैं इसी से तो इनकी राज्य की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होनी है, इसी प्रौद्योगिकी के आधार पर उनका राज्य मजबूत होना है। इसलिए चाहे वो प्रौद्योगिकी साम्यवादी राज्य में हो चाहे समाजवादी राज्य में हो, दोनों प्रकार के राज्यों को ऐसी ही चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए दोनों अपने मूल उद्देश्यों को भूल चुके हैं। मार्क्यूस कहता है, उसकी पुस्तक है वन डायमेंशनल मैन। इस वन डायमेंशनल मैन अर्थात जिसे आपके लिए एक मार्गी व्यक्ति कह सकते हैं, वन डायमेंशनल, एकल मार्गी व्यक्ति, अगर हिंदी में आप कहना चाहें विशुद्ध रूप से, तो वन डायमेंशनल मैन अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका एक ही पक्ष है, जिसका एक ही आयाम है। और ये पुस्तक उसने 1968 में लिखी थी। इस पुस्तक में उसने इसी बात को स्पष्ट किया है कि आज का जो व्यक्ति है, अर्थात जो औद्योगिक समाज का व्यक्ति है, जो एक प्रौद्योगिकी व्यवस्था का जो एक व्यक्ति है, उसका बस एक ही अब कर्तव्य रह गया है, और वो कर्तव्य है कि केवल अपने आप को इस टेक्नोलॉजिकल एरा में रहते हुए, उसकी सुख सुविधाओं का भोग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करो। अर्थात आज के व्यक्ति के जीवन में बस एक ही चीज़ है और वो है टेक्नोलॉजी, है ना। इसीलिए वन डायमेंशनल मैन है। वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसने व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को आच्छादित कर दिया है। दैट टेक्नोलॉजी हैज़ टोटली डोमिनेटेड द इंडिविजुअल और द मैन ऑफ द 20th century. Technology has become an integral part and parcel of the individual's life. Perhaps an individual cannot live without the technology. And just imagine this was happening during the initial years of the 20th century. कहता मार्क्यूस कि आज का जो व्यक्ति है बिना इस टेक्नोलॉजी के रह ही नहीं सकता है। ये कब लिख रहा है? ये आज से लगभग 125 साल पहले की बात है। ये तो जब 20वीं शताब्दी का आरंभ हो रहा था, क्योंकि उसका जन्म ही हुआ है 1898 में और उसकी मृत्यु हुई है 1979 में। तो जब उसने होश संभालना शुरू किया 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, तो कहता है कि टेक्नोलॉजी उसके समय में तो इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हो चुकी थी कि व्यक्ति अब उसी का दास बनता जा रहा था। उसका व्यक्तित्व भी उसी टेक्नोलॉजी से डिफाइन किया जाने लगा था। और कहता है वन डायमेंशनल मैन ये होता है। कहता है कि एक देखिए दूसरा शब्द क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल अर्थात बहुमार्गी व्यक्ति कौन होता है, यानी बहु व्यक्तित्व कौन होता है, अर्थात बहुत प्रकार के गुणों से जो युक्त होता है व्यक्ति कौन होता है, अर्थात जिसमें साहित्य हो, जिसमें संगीत हो, जिसमें कला हो, जिसमें व्यायाम हो, जिसमें सद्विचार हो, ये कौन से ऐसे व्यक्ति कौन होता है जिसे कहते हैं बहुमार्गी व्यक्ति या मल्टी डायमेंशनल मैन। तो कहता है कि लेकिन 20वीं शताब्दी का जो राज्य था, जो उभर रहा था, जो समाज था, उसमें मल्टी डायमेंशनल मैन का लगभग अंत हो चुका था या अंत हो रहा था, और एक नया प्रकार का व्यक्ति का सृजन हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था। और वो व्यक्ति कहता है दैट ही वॉज अ टेक्नोलॉजिकल मैन, ही वॉज अ मैन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसलिए वो वन डायमेंशनल मैन की व्याख्या करता है। इस पुस्तक को लिखता है 1968 की, और इसकी उसमें व्याख्या करता है। अब देखिए इसके बाद वो आगे और क्या बताता है अपने इसी नव मार्क्सवादी देखी चीज़ें हैं जो नव मार्क्सवाद अर्थात मार्क्स, देखिए यहाँ मार्क्यूस भूल गया है, वो इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है कि व्यक्ति में क्या वर्ग संघर्ष होता है, वर्ग वैमनस्य होता है, क्रांति होगी। ये तो देखिए कहीं उसने बात ही नहीं उठाई है। अधिकांश उसके साहित्य में इस प्रकार की कोई बात ही देखने को नहीं मिलती है।
बल्कि वो कहता है कि फॉल्स कॉन्शियसनेस ऑफ कंज्यूमरिज्म, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है इसी पुस्तक में। कहता है द फॉल्स कॉन्शियसनेस ऑफ कंज्यूमरिज्म, अर्थात उपभोक्तावाद की, आप कह लीजिए कि एक फॉल्स कॉन्शियसनेस अर्थात मिथ्या चेतना, उपभोक्तावाद की मिथ्या चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस ऑफ कंज्यूमरिज्म, ये क्या चीज़ है? अर्थात उपभोक्तावाद की, यानी कंज्यूमरिज्म जो होता है उपभोक्तावाद होता है। उपभोक्ता क्या, जैसे शब्द ही बनता है उपभोक्ता, यानी हम जिसका भोग कर रहे हैं, इसमें उपसर्ग लग जाता है उप, तो ये हो जाता है उपभोक्ता। लेकिन उपभोक्ता शब्द जो बना है भोग करने से, कंज्यूमरिज्म अंग्रेजी का वर्ड है कंज्यूमर, अर्थात जो कंज्यूम करता है, जो भोग करता है। तो अर्थात कहता है कि ये जो आधुनिक जो विचारधारा है कंज्यूमरिज्म की, उपभोक्तावाद की, कहता है भौतिक वस्तुओं से जुड़ी हुई चीज़ें, देखिए भौतिकवाद कहलाता है या उपभोक्तावाद कहलाता है। कहता है कि 20वीं शताब्दी में जो कंज्यूमरिज्म का एक नया कल्चर उत्पन्न होने लगा था, अर्थात उपभोक्तावाद की एक नई संस्कृति का जो उत्पन्न होने लगी थी, उसने मनुष्य में एक प्रकार की मिथ्या चेतना जागृत किया। अब इसको सरल शब्दों में समझ लीजिए। देखिए आज का जो व्यक्ति है, आज का युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके मन में एक स्वाभाविक सा एक भाव आ जाता है कि मेरे पास, पहले कहता है मेरे पास साइकिल हो, फिर कहता है मेरे पास मोटरसाइकिल हो, फिर कहता है मेरे पास कार हो, फिर कहता है मेरे पास अपना घर हो, फिर कहता है मेरे पास अच्छा खासा धन मेरे बैंक में जमा होना चाहिए, फिर मेरा परिवार हो, मेरा परिवार के पास खूब धन दौलत होना चाहिए। तो ये कहता है ये क्या चीज़ है? कहता है ये कंज्यूमरिज्म है, ये उपभोक्तावाद है, अर्थात भौतिक व्यवस्थाओं के प्रति उसकी जो उसकी तल्लीनता बढ़ती जाती है। हिज अटैचमेंट टूवर्ड्स द मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स, कहता है सांसारिक अर्थात यह भौतिक वस्तुओं के प्रति व्यक्ति का दिनों दिन लगाव बढ़ता जा रहा है। और ये जो लगाव बढ़ा किस वजह से? क्योंकि वो एक औद्योगिक समाज में रहने लगा है, वो एक टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी का अब हिस्सा बन गया है। तो कहता है जो पाश्चात्य जो समाज है, जो पश्चिमी देशों के जो समाज हैं, वहाँ पर चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत डोमिनेंट हो गई है, इसलिए टेक्नोलॉजी के कारण ही कंज्यूमरिज्म बढ़ता जा रहा है। वहाँ के देश इसी प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर, अपने औद्योगिकरण का सहारा लेकर वहाँ पर कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। कंज्यूमरिज्म अर्थात भौतिक वस्तुओं को बढ़ावा दे रहे हैं, अर्थात उन भौतिक वस्तुओं को बना रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं जो वास्तव में हमारे अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी वस्तुओं का वो उत्पादन कर रहे हैं। और क्यों उत्पादन कर रहे हैं? क्योंकि स्वयं उपभोग के लिए भी कर रहे हैं, साथ साथ उसका निर्यात किया जाएगा, उससे बहुत सारा धन दौलत आएगा उस राज्य को, और वो राज्य और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, और इस प्रकार से उनका आर्थिक साम्राज्यवाद पूरे दुनिया में फैलता जाएगा। जो लेनिन जो कहता था कैपिटलिज्म इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, अर्थात पूंजीवाद से तो साम्राज्यवाद विकसित होता है, पूंजीवाद से साम्राज्यवाद विकसित होता है, दैट इज इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इसी बात को मार्क्यूस भी कहता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अर्थात औद्योगिक समाज की यही बड़ी बात है कि औद्योगिक समाज आधारित होता है टेक्नोलॉजी पर, और टेक्नोलॉजी पर आधारित औद्योगिक समाज उपभोक्तावादी वस्तुओं का उत्पादन करता है, और उत्पादन केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि उसको बाहर के देशों में निर्यात किया जाए उन भौतिक संसाधनों को, और उसके बदले उसके पास खूब पैसा आए, खूब धन आए, और उस धन से उसका आर्थिक साम्राज्यवाद बढ़ता जाए। तो कहता है, देखिए बहुत अच्छी बात उसे मार्क्यूस ने कहा। तो मार्क्यूस क्या कहता है? मार्क्यूस कहता है ये एक मिथ्या चेतना हो गई है, फॉल्स कॉन्शियसनेस ऑफ कंज्यूमरिज्म, अर्थात उपभोक्तावाद की एक मिथ्या चेतना। अब कहते हैं मिथ्या चेतना इसमें क्या है, फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या? उपभोक्तावाद तो बता दिया उसने, मार्क्यूस ने कहा ये उपभोक्तावाद है, और उपभोक्तावाद के प्रति उसका जो मोह आकर्षण बढ़ता जा रहा था, ये उसके बारे में बताया। लेकिन कहते हैं इसमें मिथ्या चेतना क्या है, व्हाट इज फॉल्स कॉन्शियसनेस? कहते हैं मिथ्या चेतना ये है कि आज वो व्यक्ति चूँकि सभी भौतिक सुखों से, संसाधनों से घिर चुका है, और इतना ज़्यादा घिर गया कि उसमें वो डूब चुका है। अब उस व्यक्ति को अब ये समझ में आने लगा है कि उसका जीवन वास्तव में टेक्नोलॉजी का जीवन है, उसका जीवन वास्तव में ये भौतिक वस्तुओं का, भौतिक संसाधनों से युक्त जीवन है। उसके जीवन में अगर कार नहीं होगी, मोटरसाइकिल नहीं होगी, घर द्वार नहीं होगा, अपना बड़ा आलीशान घर नहीं होगा, बहुत ढेर सारा धन नहीं होगा उसके बैंक में, तो कहता है ऐसा व्यक्ति, आज का ऐसा व्यक्ति मानने लगा उसका जीवन व्यर्थ है।
तो कहता है इस कंज्यूमरिज्म से व्यक्ति को अब लगने लगा है, कहता है जो कंज्यूमरिज्म उपभोक्तावाद है वास्तव में यही असलियत है, यही वास्तविकता है जो आज का व्यक्ति समझने लगा है। मार्क्यूस कहता आज के व्यक्ति को अब यही समझ में आ रहा है कि वास्तव में जो वास्तविक स्थिति है वो उपभोक्तावाद की है। कंज्यूमरिज्म इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज लाइफ और अ मैन कैनॉट लिव विदाउट कंज्यूमरिज्म। कहता है ये जो एक मिथ्या, एक गलत सोच उत्पन्न हो गई है। गलत सोच ये है कि आज का व्यक्ति समझने लगा है कि उपभोक्तावाद से उसके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, अर्थात टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से जो कंज्यूमरिज्म आ रहा है ये बहुत ज़रूरी है। आज का जो व्यक्ति है वो सोचता है हाँ इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, इसी तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए और इसी तरह से कंज्यूमरिज्म भी बढ़ता जाना चाहिए, क्योंकि ये सब तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं और ये हमारे जीवन के लिए बनी हुई हैं। और कहता है अब यही एक नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, यही वास्तविकता है। तो यहाँ पर कहता है कि ये आधुनिक व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा है, लेकिन कहता है ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है। वास्तव में देखा जाए ये मिथ्या चेतना है, इस प्रकार की चेतना का कोई औचित्य नहीं है। कहता है कि व्यक्ति गुलाम हो गया है आज के आर्थिक साधनों का, संसाधनों का, उपभोक्तावाद का व्यक्ति गुलाम हो चुका है, दास हो चुका है। अब वो बिना संसाधन के, उपभोक्ता के नहीं बिना रह सकता है। और कहता है वास्तव में अहित किसका है? अहित उसी व्यक्ति का है, उस व्यक्ति का है जो बना है मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के लिए। एक व्यक्ति संसार में आता है, उसके पास उसका आप कह लिए बहुआयामी व्यक्तित्व होता है, वो अनेक प्रकार की प्रतिभाओं से संपन्न होता है। वही एक व्यक्ति वो साहित्य में भी रुचि रखता है, वो कला में भी उसका रुचि रखता है, वो संगीत का भी मर्मज्ञ हो जाता है, वो शारीरिक व्यायाम में भी उसका मन लगता है और उसके अलावा वो और बहुत वो परिवार का एक सदस्य होता है, अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर रहता है, अपने समुदाय के साथ रहता है। तो कहता है कि ये उसका बहुमुखी प्रतिभा ये उसकी एक प्रतिभाशाली ऐसी व्यक्तित्व होता है, यही उसका मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। लेकिन मार्क्यूस कहता है कि एक औद्योगिक समाज में आने के बाद, औद्योगिक समाज बनने के बाद और जहाँ पर टेक्नोलॉजी ही सबसे मूल मंत्र है, कहता है वहाँ पर ये व्यक्ति के जो मूलभूत जो उसके गुण हैं, जो उसके मूलभूत उसकी जो वर्चूज़ हैं, सद्गुण हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। व्यक्ति अब वो टेक्नोलॉजी का दास हो जाता है, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी से जो उत्पन्न हो रहा है, जो सुख साधन उत्पन्न हो रहा है, वो उसी में रम जाता है, वो अपने परिवार का मूल्य भूल जाता है, वो जीवन में जो उसको जो बहुमुखी प्रतिभा हो सकती है, उसके पास जो अनेक उसके गुण हैं, सद्गुण हैं, ये टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, उन सब से वो धीरे धीरे विरक्त होने लगता है। तो कहता है ये क्या? ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है, अर्थात आप अपनी असलियत को भूल गए। कहते हैं ना व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो अर्थात एक व्यक्ति जब ऐसे समाज में आता है जो पूरी तरीके से कहता है पूरी तरीके से कृत्रिम समाज है, ये टेक्नोलॉजी कुछ और नहीं बल्कि कृत्रिम जीवन है। और कहता है जब कृत्रिम समाज में व्यक्ति आता है तो उसी को अपना वास्तविक जीवन मान लेता है और अपनी जो वास्तविक जो मूल्य हैं, वास्तविक जो उसकी पहचान है, वो उसको खो देता है। इसलिए कहता है क्या? ये फॉल्स कॉन्शियसनेस से वो घिर जाता है। अब जब फॉल्स कॉन्शियसनेस से घिर गया तो उसका मनुष्य का जीवन क्या है? वो कहता है धीरे धीरे पतित होने लगता है। पतित इस प्रकार से कहता है कि संपूर्ण जो मानव व्यक्तित्व है, वो संपूर्ण मानव व्यक्तित्व अब नहीं रह जाता, वो संवेदनहीन हो जाता है, वो मनुष्यत्व से गिरने लगता है, वो एक मशीन के प्रकार से टेक्नोलॉजी के समान वो व्यवहार करने लगता है। इसलिए कहता है ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो आधुनिक युग का जो व्यक्ति है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रह रहा है, जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी सोसाइटी में रह रहा है, उसने मनुष्य को बहुत ज़्यादा गिरा दिया, उसका पतन कर दिया है। और कहता है कि ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है उसमें एक नया और एक प्रवृत्ति आरंभ हो गई है। और वो प्रवृत्ति क्या है? वो प्रवृत्ति ये है कि आज साइंस, वो सोशल कंट्रोल और सोशल साइंस के मध्य जो संबंध रह गया है। कहता है सामाजिक विज्ञान अपने विषय, हम जानते हैं जो पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ाते हैं वो एक सोशल साइंस है, ये सामाजिक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र भी सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र भी ये सामाजिक विज्ञान है। फिलॉसफी इज ऑल्सो सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो सोशल साइंस। अर्थात ये सब सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। अर्थात जो समाज के लिए जो विज्ञान आवश्यक होता है, समाज को चलाने के लिए जो विज्ञान आवश्यक होता है, इसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो कहता है आज का ये जो
आज का जो सामाजिक विज्ञान है, कहता है इसमें एक नया प्रकार का एक षड्यंत्र आरंभ कर दिया गया है। और षड्यंत्र क्या है कि सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समीप ले जाने का प्रयास जो किया जाने लगा है। दैट सोशल साइंस इज वेरी क्लोज टू द नेचुरल साइंसेस, एंड इफ अ सोशल साइंस इज अवे from a natural science, it means it is a backward science, it means it is not a complete science। अर्थात कहता है ये जो नई प्रवृत्ति आ गई है जो हर विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की, अर्थात अगर हम सामाजिक विज्ञान जो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण विज्ञान है, राजनीति शास्त्र अपने आप में इतना महत्वपूर्ण विज्ञान है, लेकिन अगर हम इसको पूर्ण विज्ञान का दर्जा देने का प्रयास करेंगे तो इस राजनीति शास्त्र का सौंदर्य ही समाप्त हो जाएगा, इसका औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कि आज जो पॉजिटिविज्म है, जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की जो इसे बात कही जाती है, जो प्रत्यक्ष है, ये जो कहता है विज्ञान प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष पर आधारित है विज्ञान। और इसलिए अगर हम सामाजिक विज्ञानों में अगर हम कार्य और कारण के मध्य अंतर नहीं देख पाते हैं, अगर हम उसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते, अगर हम उसमें परीक्षण नहीं कर सकते, परीक्षण यानी टेस्टिंग नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते अर्थात निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सामाजिक विज्ञान होने का कोई औचित्य नहीं है। यही तो पॉजिटिविज्म है। तो जो प्रत्यक्षवाद है, जो डेविड ह्यूम के द्वारा चलाया गया, ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा जिसकी आधारशिला रखी गई, और जो बाद में धीरे धीरे हमारे विषय में भी आ गया, हमने आपको बताया होगा वियना सर्कल से ये सारी चीज़ें आरंभ हुई थी अपने विषय में जब ये पॉजिटिविज्म आया। तो अर्थात ये जो पॉजिटिविज्म है आज इसने सामाजिक विज्ञानों पर प्रहार करना शुरू कर दिया है, और प्रहार इस प्रकार का कि वो ये मानता है कि सामाजिक विज्ञानों का तभी कोई तात्पर्य है, तभी कोई औचित्य है जब इस सामाजिक विज्ञान को हम यथार्थ के धरातल पर लाकर उसका परीक्षण कर सकें, उसके बारे में हम सटीक जानकारी कर सकें, उसके जो नियम जो बनाए जा रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था के जो नियम बनाए जा रहे हैं, उन नियमों के बारे में हम बता सकें कि वास्तव में ये नियम कितना कारगर है, कितना नहीं है। इस नियम के आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकें, तभी ऐसे हमारे कायदे कानून, नियम या नीतियाँ तभी वो सार्थक होगी। तो अब मार्क्यूज ने कहा इसकी आवश्यकता क्या थी, ये सब क्या करने की आवश्यकता है कि आप प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के अंदर ले आए। तो कहते हैं ये कुछ नहीं, बल्कि ये कह रहा है इसलिए ये किया गया है कि जिससे सामाजिक विज्ञान के जो मूल्य हैं, जो हमारी एक अंतर्दृष्टि होती है, किसी विषय के बारे में विचार करना, किसी विषय के बारे में समीक्षा करना, उसका एक मूल्य परक उसका परीक्षण करना, वो सब चीज़ें समाप्त हो जाएं, जिससे व्यक्ति अपना दिमाग लगाना बंद कर दे, व्यक्ति उसका विश्लेषण करना बंद कर दे, एनालाइज करना बंद कर दे, उसका क्रिटिसिज्म बंद कर दे, और जिससे व्यक्ति इस पूंजीवादी समाज में जो टेक्नोलॉजी के आधार पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, हम उसको ही वास्तविक सत्य मानकर, उसको विज्ञान का वास्तविक दर्जा देकर हम उसको सत्यापित करने लगें, जिससे हम सामाजिक विज्ञान को हम भूल जाएं कि वास्तव में ये विज्ञान नहीं है, ये तो हमारी इमेजिनेशन पर बेस्ड है। वास्तविक विज्ञान तो वो है जो हमारे सुख सुविधाओं को, हमारे संसाधनों को, हमारे उपभोक्तावादी मानसिकता को जो पूर्ण करता है, वास्तविक विज्ञान वो है। So therefore Marcuse is trying to caution us कि that see there is a larger ploy, there is a larger conspiracy behind attempts to convert the social science into a sort of natural science, because social science gives you fuel and fodder to exercise your mind, to exercise your brains, to think about certain issues on basis of your understanding. You can evaluate a certain institution on the basis of norms, values and other parameters, other intellectual parameters. लेकिन वो कहता है कि but this social science, the very existence and the very continuation of social sciences will prove to be very dangerous for the natural sciences as well as for the period of the 21st century, for the 20th century people. अर्थात ये 20वीं शताब्दी के लिए ये बड़ा नुकसानदेह होगा अगर सामाजिक विज्ञान को इसी प्रकार से चलाया जाता रहा। तो इसलिए वो ये कोशिश करता है, एक प्रकार से करता है कि देखिए जिस तरह से औद्योगिक समाज ने आधुनिक औद्योगिक समाज ने जिस प्रकार से साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा को कुंठित कर दिया है, आज वो विचारधारा के स्तर पर बिल्कुल शून्य हो चुके हैं, उसी प्रकार से
यही विचारधारा अर्थात यही औद्योगिक विचारधारा, यही प्रौद्योगिकी की विचारधारा अब हमारे सामाजिक विज्ञानों में भी अब प्रवेश करने लगी है, हम पर प्रहार करने लगी है, हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को वो कुंठित करने का प्रयास करने लगी है। और इससे हमें सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारा भी विषय क्या हो जाएगा, एकदम मशीन के समान हो जाएगा, जिसमें हम अपना कोई दिमाग नहीं लगा सकते, हम विश्लेषण नहीं कर सकते, हम उसका मूल्य परख, हम परीक्षण नहीं कर सकते। ये इतनी बात वो कहता है कि किस प्रकार से प्रत्यक्षवाद ने आज सामाजिक विज्ञान को नुकसान पहुंचाना आरंभ कर दिया है। अब वो अंत में ये कहता है, मार्क्यूस कहता है, इतनी समस्याओं के रहते हुए जब हम ये देख रहे हैं इतनी समस्याएं, तो कहता है व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। अर्थात व्यक्ति तो परतंत्र हो गया, वो तो उद्योग का गुलाम हो गया, वो तो उपभोक्तावाद का गुलाम हो गया, वो तो प्रौद्योगिकी का गुलाम हो गया, उसकी स्वतंत्रता ही कहाँ रही। Man is no more free in such a society. He is dominated by a society of industrialization, a society of consumerism, a society of technological developments. कहता है ऐसे समाजों में उसका जीवन ही कहाँ रहेगा, उसकी स्वतंत्रता कहाँ रहेगी। तो ये प्रश्न पूछता है कि किस प्रकार से हम अपनी स्वतंत्रता को पुनः अक्षुण्ण कर सकते, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए मार्क्यूस के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। मार्क्यूस डज नॉट हैव एनी क्लियर कट आंसर टू दिस। वो बस हाँ एक बात ये अवश्य कहता है कि अगर अब संघर्ष की या अगर कोई वैचारिक क्रांति, कहता है सशस्त्र क्रांति तो होने से रही है ना, लेकिन अगर वैचारिक क्रांति अगर हो सकती है तो वो वैचारिक क्रांति जो हैव नॉट्स हैं, अर्थात जो व्यक्ति अभी गरीब है, निर्धन है, जो अभी पिछड़े समाजों में रह रहे हैं, जिनके जीवन में अभी संपन्नता नहीं आई है, भव्यता नहीं आई है, ऐसे व्यक्तियों को अगर हम जागृत कर सकें, अर्थात जो गरीब है, निर्धन है, शोषक है, मजदूर हैं, थके हारे लोग हैं, उनको अगर हम जागृत कर सकें, उनको हम सचेत कर सकें कि देखिए आप जाग जाइए। जो मार्क्स ने कहा था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स एंड यूर वर्ल्ड टू विन अबाउट। तो इसी बात को मार्क्यूस कहता है, अगर हम ऐसे पीड़ित लोगों को, ऐसे लोग जो अब हाशिए पर आ चुके हैं, जिनकी गिनती कहीं भी नहीं होती है समाज में, ऐसे व्यक्तियों को यदि हम जागृत कर सकें, यदि हम उनकी दुर्दशा के ऊपर हम उनको जागृत कर सकें, बता सकें कि वास्तव में उनकी निर्धनता किस प्रकार की है, उनकी निर्धनता मानसिक निर्धनता है, उनकी वैचारिक निर्धनता है, उसकी सामाजिक निर्धनता है, आर्थिक निर्धनता तो है ही, लेकिन पूर्ण रूप से वो अब एक निर्धनता अर्थात एक प्रकार से कंगाली के आधार पर आ गया, बैंकरप्सी के आधार पर आ गया। तो कहता है अगर हम उनको झकझोर सकें, उनके आत्म चेतना को अगर हम जगा सकें और उनको तैयार कर सकें, तो निश्चित रूप से इनके संघर्ष के द्वारा कुछ परिवर्तन अवश्य आ सकता है। जब वो अपनी मांगें रखेंगे व्यवस्था के सामने, जब व्यवस्था को मजबूर कर देंगे कि आपको परिवर्तन करना है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे परिवारों के लिए, तब संभवतः व्यक्तियों की स्वतंत्रता को हम संरक्षित कर पाएंगे। व्यक्तियों की स्वतंत्रता वास्तव में तभी सिद्ध हो पाएगी, तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब ऐसे व्यक्तियों के द्वारा संघर्ष किया जाता है। और लेकिन जो व्यक्ति आज जो पुराने जो श्रमिक थे, पुराने जो कृषक थे, जो आज अब एक प्रकार से वो पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं, इस औद्योगिक समाज का एक हिस्सा बन चुके हैं, जीवन के सभी सुख साधनों से वो ओतप्रोत हो चुके हैं, परिपूर्ण हो चुके हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, ना ही उम्मीद करी जा सकती है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी को वो अपना अब देवता मानने लगे हैं। इसलिए वो जागृत करता है, कहता है बस उम्मीद केवल है उन लोगों को जो अभी जिनके जीवन में इस प्रकार की कृत्रिमता नहीं आई है, जिनके जीवन में अभी इस प्रकार का उपभोक्तावाद नहीं आया है, वो लोग में हाँ जरूर कुछ ऐसा सामर्थ्य हो सकता है, हम उनके माध्यम से क्रांति कर सकते हैं, उन्हीं के सहारे अब स्वतंत्रता व्यक्तियों की वापस लौटाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये मार्क्यूस का ये पूरा विचारधारा है जो वो नव मार्क्सवाद को लेकर करता है। देखिए यहाँ पूरे नव मार्क्सवाद इसलिए देखिए उसमें हम कहते हैं ये नव मार्क्सवादी है, क्योंकि उसने कहीं पर भी वर्ग विभेद, वर्ग वैमनस्य, क्रांति के बारे में कुछ नहीं कहा, ना सरप्लस वैल्यू के बारे में कहा। वो केवल ये बता रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो बता रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या कंज्यूमरिज्म हो, ये सब क्या, ये सुपर स्ट्रक्चर है, यह अधिरचना के विषय हैं, यह आर्थिक मुद्दे नहीं, आर्थिक विषय नहीं है, यह आधारभूत संरचना के विषय नहीं है। अर्थात ये तो वो विषय हैं जो ग्रामसी ने कहा, इसको प्रत्येक पूंजीवादी समाज इन चीज़ों को बढ़ाता है,
टेक्नोलॉजी को बढ़ाएगा, वो कंज्यूमरिज्म को बढ़ाएगा, वो आर्टिफिशियलिज्म को बढ़ाएगा और उन्हीं को ही वास्तव में कहेगा कि यही वास्तविक जीवन है। तो इसलिए हर्बर्ट मार्क्यूस भी ही इज़ अ न्यू मार्क्सिस्ट बिकॉज ही हैज़ रेक्ड अप, ही हैज़ पिक्ड अप ऑल दीज इशूज़ which particularly belong to the superstructure and not to the substructure। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, मार्क्यूस को आप ज़रूर पढ़िएगा, इसको ज़रूर तैयार करिएगा। संभवतः हमने आपको कुछ मटेरियल भी भेजा हो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, हमने संभवतः शायद भेजा होगा। और साथ साथ ये लेक्चर है, ये 2 पार्ट में अब लेक्चर हो जाएगा और इन दोनों लेक्चर्स को आप ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा और बाकी जो कुछ बचा हो वो आप अपनी सेल्फ रीडिंग से इसको परिपूर्ण कीजिएगा। तो मित्रों, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं और जल्दी ही हम अगले अपने वीडियो लेक्चर में आएंगे, एक नए विषय के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो अटेंटिवली एंड सो केयरफुली। थैंक यू सो मच।